हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट का पेपर 2 देख रहे थे, सीडीपी का, जिसमें हम पिछले कुछ भाग देख चुके हैं। आज का जो हम पेपर प्रीवियस ईयर में देखेंगे वो होगा हमारा 16 फरवरी 2014 में जो पेपर हुआ था, आज हम वो देखेंगे। तो 16 फरवरी 2014 का सॉल्व पेपर आज हम लोग करेंगे। ये होगा लेवल 2 का पेपर 2, यानी कि जो 6 to 8 होता है। पर आपका 6 to 8 हो चाहे आपका 1 to 5 हो, यानी कि पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं इसमें। सीडीपी लगभग सेम ही होती है दोनों की। तो आपकी इससे पेपर 1 की भी तैयारी होगी और इससे आपकी पेपर 2 की भी तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पेपर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि इसमें 1 से लेके 30 तक, यानी कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सीडीपी के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। दूसरा है ऑप्शन आपका, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। या फिर तीसरा है ऑप्शन, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। चौथा है, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो बताइए 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका दूसरा होगा कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि योग्यता समूहीकरण के जो परिप्रेक्ष्य में यह कथन जो है हमारा, ये सत्य है, क्योंकि जो विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो योग्यता होती किसी विशेष व्यक्ति के बौद्धिक स्तर की अभिक्षमता होती है। योग्यता समूहीकरण उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोगों का समूह होता है। अतः इसीलिए अध्यापक गण होते हैं, उन सभी को आवश्यकताओं एवं बौद्धिक स्तर को उच्च रखने के लिए बहुस्तरीय शिक्षण को ही अपनाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला ऑप्शन है जिसमें कि रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। दूसरा है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। चौथा है आपका, संकल्पनात्मक आकलन के अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए कि जो रचनात्मक आकलन कभी कभी जो है संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत, और कथन जो है वो सत्य है। शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का जो रचनात्मक और संकल्पनात्मक दोनों तरीकों से किया जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षक तथा शिक्षार्थी जो दोनों को नैदानिक करता है। तदुपरांत उपचारात्मक की जो शिक्षण होता है, उपचारात्मक उसकी व्यवस्था करता है। संकल्पनात्मक आकलन शिक्षार्थियों के पूरे वर्ष की उपलब्धियों का जो होता है वर्णन होता है, उसमें यह अधिगम का आकलन है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है इसको। तो रचनात्मकता तथा संकल्पनात्मकता का जो आकलन होता है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि रचनात्मक आकलन के परिणाम परीक्षा में जोड़े जाएं
तो उस रचनात्मक आकलन को संकलनात्मक आकलन कहा जाता है। इसीलिए जो आपका है वो जो ऑप्शन 3 सही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र जो होता है कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहती है वह। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है या कर रहा है। दूसरा है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। तीसरा है विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा है या कर रही है। चौथा है रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा वो होगा चौथा, रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, या फिर दूसरा है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, या फिर तीसरा है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। चौथा ऑप्शन है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा? आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? 4 ऑप्शन में पहला है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तीसरा है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। चौथा है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो तीसरा होगा कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? कौन है? तो इसका आंसर जो है आपका वो होगा चौथा, प्रवर्धित वॉक। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि सीखने में असक्त डिसेबल्ड जो बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। 4 ऑप्शन में दिया है पहला उपचारात्मक प्रत्युत्तर, दूसरा दिया है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, तीसरा दिया है संग्रथित अधिगम, चौथा दिया हस्तक्षेपी अधिगम। 4 ऑप्शन में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, संगठित अधिगम। देखिए जो संगठित अधिगम और शिक्षण दोनों संयुक्त रूप से साक्षरता, भाषा और गणितीय कौशल का विकास करते हैं। यह कौशल अशक्त बच्चों को योग्यता एवं उन्नति का मार्ग दिखाकर उन्हें आत्मविश्वासी,
अभिक्षमता से युक्त तथा अभिप्रेरित करता है। आपका जो थर्ड है। तो जो प्रश्न के हमारे अन्य विकल्प हैं, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप एक शैक्षणिक रूपरेखा है जो सीखने के विज्ञान में शोध के आधार पर लचीला सीखने के वातावरण के जो विकास को है वो मार्गदर्शित करता है ताकि व्यक्तिगत सीखने के अंतर को समायोजित किया जा सके। तो इसका आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, संगठित अधिगम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा से, कि जो एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। दूसरा है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तीसरा है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। चौथा है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका क्या सही होगा, आप बताइए। तो आपका 8वें का जो आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का जो है वो निर्माण करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि समावेशी कक्षा न केवल विशेष बच्चों के साथ एक नियमित विद्यालय में अधिगम, बल्कि उनको जो भविष्य के लिए है वो तैयार करने की भी एक प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमारा जो है वो दूसरा ऑप्शन आंसर सही होगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। यहाँ असेसमेंट की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन है आपके। तो 4 ऑप्शन में पहला है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर दूसरा है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपने पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तीसरा है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। चौथा है उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। देखिए, ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कुशलता का सही दिशा में प्रयोग किया जाना न केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए धनात्मक पुनर्बलन होता है, बल्कि इन विद्यालय शिक्षक तथा समाज भी इससे जो है वो लाभान्वित होता है। अतः विज्ञान की आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करवाना उपयुक्त प्रदत्त कार्य होगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपने बहुविधि चिंतन के मूल तत्वों का समाधान करते हुए पुस्तक का निर्माण करेंगे, जिससे उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा तथा एक नया सृजन कौशल जो है वो विकसित होगा। तो हमारा जो अन्य विकल्प हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला ही आंसर सही है, बाकी नहीं बन रहे हैं, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। अब हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका कि बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। दूसरा है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना।
तीसरा है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। चौथा है अध्यापकों को समयोपयोगिता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। तो 4 में आपको कौन सा लग रहा है आंसर जो सही होगा? तो आंसर आपका जो है वो दूसरा सही होगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम अक्षमताएं, यानी कि जो आपकी डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि पहला है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। दूसरा है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। तीसरा है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। चौथा है पठन अक्षमता की पर्याय हैं। तो आपका आंसर जो है वो पहला हो जाएगा कि अधिगम जो अक्षमताएं हैं तो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी ये पाई जा सकती हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी है बुद्धि या प्रेरणा के साथ एक समस्या नहीं है। अधिगम अक्षमता किसी भी प्रकार के बालक में जो है वो पाई जा सकती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया आदि जो बालकों में पाई जाने वाली हैं वो अधिगम अक्षमताएं ही होती हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां पहला ऑप्शन है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। दूसरा अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तीसरा है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। चौथा है कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो आपका आंसर बताइए क्या होगा? आंसर जो है आपका वो तीसरा हो जाएगा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। देखिए ऐसा होता है कि जिन विद्यालयों की पाठ्यचर्या लचीली होती है वहाँ समस्या का समाधान शीघ्र हो जाता है। चूँकि कठोर पाठ्यचर्या होने से स्वयं शिक्षार्थी भी विद्यालय आना छोड़ देते हैं या नामांकन जो है वो रद्द करवा लेते हैं। यानी कि देखिए ऐसा है कि जो हमारा पाठ्यचर्या है वो लचीला होना ही चाहिए, जिससे बच्चों में जो समस्या नहीं होती समझने में, और अगर टफ़ होगी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जिससे वो क्या होता है कि स्कूल में आना छोड़ देते हैं और अपना जो एडमिशन है वो रद्द करा लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। दूसरा है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। या फिर तीसरा है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। या फिर चौथा है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा तीसरा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, आपका जो हमने बताया वो आंसर जो है वो दूसरा होगा। देखिए जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण का तात्पर्य शिक्षण प्रणाली के द्वारा चिंतन, प्रत्यक्षण आदि के द्वारा सीखने हेतु सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से होती है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण जो है वो अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है आंसर वो दूसरा होगा। चलिए अब 14 नंबर देखें क्या कह रहा है। तो 14 नंबर हमारा कह रहा है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यालयों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो 4 ऑप्शन है आपके। 4 ऑप्शन में
पहला है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। दूसरा, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। तीसरा, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। चौथा, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा इसमें। तो आंसर जो है आपका पहला होगा, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप जो है वो करती है। देखिए, ऐसा है कि विद्यार्थियों द्वारा जो की जाने वाली त्रुटियां होती हैं उनकी शिक्षा प्रणाली एवं उनके सीखने को जो है वो प्रभावित करती है। अतः अध्यापक हो चाहे अध्यापिका हो, उनकी त्रुटियों का जो निदान है वो उपचार करते रहना चाहिए ताकि सीखना सुचारू रूप से होता रहे। उनकी जो त्रुटियां हैं, पहले तो आप उनका निदान करिए। उपचारात्मक शिक्षा होती है, ये उसके अंतर्गत आता है। तो आप मतलब निदान करिए, उससे जो है हमारी शिक्षा प्रणाली है वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल पाती है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका वो पहला हो जाएगा। अब हम 15वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। पहला है ऑप्शन, भावनाओं की आलोचना। दूसरा, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तीसरा है भावनाओं के प्रति जागरूकता। चौथा है भावनाओं का प्रबंधन। तो आंसर जो है आपका वो पहला हो जाएगा, भावनाओं की आलोचना। तो भावनात्मक बुद्धि जो है, यानी कि जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि प्रत्येक चरण में भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है वो होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो पहला आंसर है वो ठीक होगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में हमारा कह रहा है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जा पूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है। पहला, अनुकूलन का स्तर। दूसरा है विचारों का घनत्व। तीसरा है समयांतराल। चौथा है भावनाओं की पराकाष्ठा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा पहला, यानी कि अनुकूलन का स्तर। देखिए, देविका और राजेश दोनों के भावात्मक एवं मानसिक स्तर जो हैं वो भिन्न हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के जान सकते हैं कि जो मानसिक स्तर हैं वो दोनों के भिन्न हैं। अनुकूलन सामंजस्य करने की प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों के विभिन्न संदर्भ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसीलिए अनुकूलन का स्तर होगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। पहला, संज्ञानात्मक। दूसरा, मानवीय। तीसरा, व्यवहारवादी। या तीसरा, समाज संस्कृति। अब आप बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो देखिए, 4 ऑप्शन में जो है आपका वो तीसरा सही होगा, व्यवहारवादी। क्योंकि तो आंसर होगा आपका व्यवहारवादी, तीसरा आंसर होगा। तो तीसरा होगा कि देखिए, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ की है। व्यवहारवादी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का जो है वो समर्थन करता है। मध्याह्न भोजन योजना जो कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बनाए रखने के साथ साथ कुपोषण की समस्या को भी समाप्त करने से संबंधित योजना है, इसीलिए जो है ये व्यवहार पे आधारित है, इसीलिए ये व्यवहारवादी के अंतर्गत आएगी। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर हमारा है वो कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को
प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है? यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। तो 4 ऑप्शन में पहला जो है आपका वो दिया है रचनावादी, दूसरा दिया सामाजिक रचनावादी, तीसरा दिया है व्यवहारवादी, चौथा दिया पारिस्थितिक। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा दूसरा सामाजिक रचनावादी। देखिए ऐसा है कि बच्चा सर्वप्रथम जो है वो परिवार के संपर्क से निकलकर अपने आसपास के वातावरण का तथा विद्यालय में जब प्रवेश करता है, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो उसका घर होता है। तो प्रश्न के जो अन्य विकल्प हैं वो रचनावाद सीखने के उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी ज्ञान की रचना वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं करता है। व्यवहारवाद के अनुसार जो मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियों और ग्रंथिमूलक अनुक्रियाओं को बनाए। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत को यूरी ब्रॉनफेनबरेनर द्वारा विकसित किया गया। ब्रॉनफेनबरेनर का जो मानना था कि किसी व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण में प्रत्येक से प्रभावित होता है। वस्तु प्रश्न के अन्य विकल्प जो हैं वो सही नहीं है, इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा सामाजिक रचनावादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? 4 ऑप्शन है। पहला है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। दूसरा है बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तीसरा है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। या फिर चौथा है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो आपका आंसर जो है वो चौथा होगा कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? तो 20 नंबर हमारा जीन पियाजे से आ गया। तो पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो आपके ये 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें आपको पहचान करना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका देखिए आयोग ने जो है वो आपका पहला माना था, पर इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा। विकास इस तरीके विकास चलता है, ये सीढ़ी की तरीके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये आयु के अकॉर्डिंग माना गया है, तो यही है। तो आरेख 3 जो है 3 लंबवत विकासात्मक अनुसंधान कहलाता है, क्योंकि इस आरेख से ज्ञात होता है कि बालक का विकास पिछली अवस्था की तुलना में जो है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके ये आगे चल रहा है। ग्राफ देखा है ना इस तरीके, तो इसका आंसर यही होगा। क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित है तो विकास की अवस्था आपकी आयु के अनुसार इसी तरीके चलती है। आयोग ने बल्कि ये माना था जो रॉन्ग था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर हमारा कह रहा है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है विकास निरंतरी होता रहता है। दूसरा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। या फिर तीसरा है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। चौथा है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा
तीसरा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। जो अभी हमने आपको पहले ही बताया था ना, सीढ़ी की तरीके चलता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए आपका ये आंसर देखो, विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। देखिए, विकास एक चरण को पूरा किए बिना दूसरे या तीसरे चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो यह क्रम से ही होता है, ना कि ऐसा है कि उल्टा सीधा कैसे भी होता रहे। ये एक चरणबद्ध तरीके से होती है, क्रमानुसार होती है। तो वर्ग बनाने से पहले विद्यार्थियों को कोई दूसरी आकृति, गोले का चिन्ह या आयत आकृति जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो एक निश्चित आयु स्तर पर ही विद्यार्थी जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो थर्ड होगा, व्यवस्थित क्रम में होने की प्रक्रिया है। चलिए 22 नंबर देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22 नंबर हमारा कह रहा है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एक परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। पहला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। या फिर आपका तीसरा है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। या फिर चौथा है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर निर्भर करते हैं। 22 नंबर, तो 22 नंबर का जो आंसर है वो आपका पहला ही होगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। देखिए, आनुवंशिकता माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का संचरण है, जिसके आधार पर शारीरिक एवं मानसिक गुणों का जो है वो हस्तांतरण जो है वो संतानों में होता है। परिवेश में बालक अपने आसपास का जो वातावरण है उससे बहुत से कारकों से जो है वो प्रभावित होता है कि आपका वातावरण किस प्रकार का है, तो बच्चा निश्चित रूप से ही प्रभावित होगा। अतः आनुवंशिकता वह परिवेश दोनों का ही सापेक्षिक प्रभाव होता है। इसीलिए आनुवंशिकता परिवेश जहाँ पर भी आ जाए पॉजिटिव में तो आपका आंसर वही होगा। तो चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।